वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानसिक रोगों से बचाव के उपाय। ठीक है, तो बचाव के उपाय है, उसमें कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है, उनको पढ़ने वाले हैं। तो मानसिक रोगों से हम 3 तरीक़ों से बच सकते हैं। एक तो रक्षा युक्तियों का प्रयोग करके जो मानसिक रूप से जो रोग घेर लेते हैं उन्हें, एक तो हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके उस चीज़ों से बच सकते हैं। एक परामर्श यानी काउंसलर से हम डिस्कशन करके, और एक है चिकित्सकीय सलाह। ठीक है, तो नंबर 1 हम बात करेंगे जो रक्षा युक्तियां हैं, और ये समायोजन तंत्र भी कहलाती है और मानसिक मनोरचनाएं भी कहलाती है। जो डिफेंस मैकेनिज्म इसको इंग्लिश में बोला जाता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जो मानसिक मनोरचनाएं होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। तो ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किस तरह से काम करती है। प्रत्यक्ष में आएगी कि जो बाधाएं हैं, बाधाओं को हम दूर कर देंगे तो हम क्या है, मानसिक रोगों से बच सकते हैं, या उनकी जगह अन्य मार्गों की खोज कर लेंगे, या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर देंगे। यानी जो हमारे एम्स है, जो गोल्स है, उनका हम प्रतिस्थापन कर देंगे, विश्लेषण एवं निर्णय करेंगे। उसके आधार पर क्या है, ये 4 तरीके हैं जो डायरेक्ट रूप से जो रक्षा युक्तियाँ होती है, जो मानसिक मनोरचनाएं होती हैं, जिनके माध्यम से हम मानसिक रोगों से बच सकते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, ये हमें किस तरीके से बचाता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म जैसे यहाँ लिखा है, प्रेशर कुकर की सीटी की बाती होता है। जिस तरह अधिक दबाव को जो सीटी होती है वो बाहर निकाल देती है, उसी तरह हमें अगर मेंटली रूप से स्ट्रेस है या कॉन्फ्लिक्ट है हमारे अंदर, उसी तरह जो दबाव होता है प्रेशर कुकर की भांति है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बाहर निकाल देती है उन चीज़ों को। फिर अप्रत्यक्ष युक्तियों में बहुत सारी है, जैसे दमन हो गया, समन हो गया, तदात्मीकरण हो गया, दिवास्वपन हो गया और प्रतिगमन हो गया। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो रक्षा युक्तियों के बारे में हमने क्या जाना। रक्षा युक्तियाँ 2 प्रकार की होती है जो हमें मानसिक रोगों से बचाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये बाधाओं को दूर करती है और अन्य मार्गों की खोज कर सकते हैं हम, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन हो जाता है, या विश्लेषण एवं निर्णय। 4 डायरेक्ट तरीके हैं जिनके माध्यम से क्या है, हम मानसिक रोगों से बच सकते हैं। और अप्रत्यक्ष युक्तियाँ बहुत सारी है, दमन है, समन है, तदात्मीकरण है, दिवास्वपन है और प्रतिगमन है, जिसके माध्यम से हम मानसिक रोगों से बच सकते हैं। और क्या जाना हमने कि ये प्रेशर कुकर की सीटी की बाती होती है जो हमारे स्ट्रेस को बाहर निकाल देती है, रक्षा युक्तियाँ। सबसे पहले नंबर 1 हम बात करेंगे दमन की। दमन क्या होता है, यानी रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है, चेतन से हटाकर हम कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ भेज देते हैं, और वो कोई चीज़ क्या होती है, असामाजिक और अनैतिक होती है। असामाजिक और अनैतिक होती है। जैसे फ्राइड के सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि जो ईड है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहता है, वो सामाजिक है या असामाजिक है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। और जो इच्छाओं को, जो चिंता है, जो तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न कराने वाली होती है, उनको क्या है, चेतन मन से हटाकर अचेतन मन में डाल दिया जाता है, ताकि वो चीज़ें हमें याद ही ना आए। एक बार जब चाहे तब हम याद करें, तब याद आए। यानी एक तरह दमन का मतलब क्या है, वो चीज़ें, वो इच्छाएं, वो डिजायर्स हमारे मन की दफना दी जाती है। इच्छा को इग्नोर करना, इच्छा को इग्नोर कर दिया जाता है या इच्छा को भूला जाता है इसमें। और जब कोई संघर्षपूर्ण परिस्थिति ईगो व सुपर ईगो द्वारा बलपूर्वक अचेतन मन में पहुंचा दी जाए तो ये दमन कहलाती है। मतलब क्या है कि जो ईड है, लगभग ईड है, वो क्या है, हमसे असामाजिक कार्य और अनैतिक कार्य करवाता है। तो ईगो और सुपर ईगो बलपूर्वक मिलकर उस चीज़ को क्या है, उस इच्छा को अचेतन मन में पहुंचा दी जाती है, और इसी को दमन कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी आएगी, दमन है, समन है, उनको ध्यान रखना, दमन समन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। नंबर 2 बात करेंगे हम समन, यानी सुप्रीजन।
समन का मतलब क्या है, ये दैनिक जीवन से संबंधित होती है। समन इसमें क्या है, रोजमर्रा की जो इच्छा होती है उसको हम जानबूझकर बुलाने का प्रयास करते हैं, यानी उसको दमन कर देते हैं, चेतन मन से हटाकर अचेतन मन में भेज देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे दूध वाले से हमारा झगड़ा हो गया किसी बात को लेके कि आप दूध पतला लेके आए, दूध में पानी ज़्यादा मिला दिया, तो हमें पता है हमें डेली दूध है उस दूध वाले से ही लेना है। जैसे इसमें यहाँ एग्जाम्पल पति पत्नी का झगड़ा भी हो सकता है। जैसे पति पत्नी का झगड़ा हो गया, ठीक है, पति पत्नी का झगड़ा हो गया और लेकिन फिर भी हमारी बातें होती है, तो ये चीज़ें क्या है, समन कहलाती है। और उस झगड़े को हम जानबूझकर क्या है, भूलने का प्रयास करते हैं, या जानबूझकर वहाँ यहाँ तो क्या है, ईगो और सुपर ईगो उस चीज़ को अचेतन मन में पहुँचाएगी, ये चीज़ दमन कहलाएगी। इसमें क्या है, जानबूझकर भूला जाता है अपनी इच्छाओं को, जो दैनिक जीवन से रिलेटेड होती है, ये दैनिक जीवन से रिलेटेड होती है और वो कोई भी हो सकती है। अब नंबर 3 की बात करेंगे, प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब क्या है, रिग्रेशन, यानी वापस लौटना पीछे की ओर। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्तमान काल हमारा सही नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को रक्षा युक्तियों के माध्यम से, डिफेंस मैकेनिज्म के माध्यम से भूलने का प्रयास करेंगे, पीछे की ओर लौटना चाहेंगे कि पास्ट में हमारी कोई जैसे चीज़ हो गई, पास्ट में जो हमें सुखद लगती थी, हम खुश रहते थे, तो हम भूतकाल में चले जाते हैं, यानी वर्तमान को भूलकर जब हम पास्ट में, प्रेजेंट को भूलकर पास्ट में चले जाते हैं, ये कहलाता है रिग्रेशन, यानी वापस लौट जाते हैं उन खुशी अनुभव में। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुरानी अच्छी चीज़ों को हम याद करने लगते हैं, या बचपन की कोई अच्छी चीज़ें हैं या बातें हैं उनको हम याद करना शुरू कर देते हैं। फिर नंबर 4 क्या है, तादात्म्यकरण, यानी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, व्यक्ति अपने स्वयं के अहम या आत्म को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है, या अन्य व्यक्ति के व्यक्तित्व जैसा अपने व्यक्तित्व को समझने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, यानी आइडेंटिफिकेशन कर लिया, खुद को क्या है, खुद की पर्सनैलिटी को दूसरे के जैसा मानना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया कि रेड लाइट क्या है, तोड़कर हम बाहर चले गए, लेकिन हमारे जान पहचान में कोई डीएसपी है या पुलिस इंस्पेक्टर है, ठीक है, हम पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं, तो हम बताते हैं कि हमारी फलाने नेता से जान पहचान है, या मैं उसका बेटा हूँ या उसकी बेटी हूँ। तो ऐसी चीज़ें क्या है, जब हम रोब दिखाते हैं किसी बड़े पर्सन का नाम लेके कि मुझे छोड़ दिया जाना चाहिए, मेरे से गलती हो गई, गलती नहीं मानते, हम किसी का रोब दिखाते हैं उसको, पुलिस वाले को, कि मैं उस नेता से आपकी बात करवाता हूँ, तो इस ऐसी कंडीशन में उसे छोड़ भी दिया जाता है। तो वो उस व्यक्ति ने क्या किया, खुद की आइडेंटिफिकेशन छिपा ली और दूसरे व्यक्ति का सहारा लेकर वो गलत काम करके भी क्या है, बच के निकल गया, ये होता है। ठीक है, कि रेड लाइट तोड़ ली और वो उसके कोई नेता है, कोई राजनीतिक पर्सन है, या किसी के जान का है, या उनके परिवार में, फैमिली में दोस्त है कोई जो बड़े पद पर है, उससे बातचीत करके वो बच के निकल जाता है, यानी खुद की तो उसने आइडेंटिटी छिपा ली और दूसरे का सहारा लेकर क्या है, वो असामाजिक कार्य करके समाज में चला गया। फिर नेक्स्ट नंबर है युक्तिकरण। युक्तिकरण क्या होता है भी, जब हम कोई दोषपूर्ण युक्ति या तर्क प्रस्तुत करके अपने जो दोष है और अपने जो फेलियर्स है और अपनी जो मनोशारीरिक दुर्बलताओं को छिपाते हैं, तो यह युक्तिकरण है। ठीक है, कि खुद की गलतियों को हम छिपा रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, एक वस्तु को अच्छा बताया, एक को बुरा बताया। ठीक है, जैसे हमने स्कूल चेंज कर लिया अपने बच्चे का, तो हम क्यों चेंज करेंगे दूसरा, तो उसको बताएंगे कि नहीं छोड़ो, ये स्कूल अच्छा नहीं है, ये स्कूल अच्छा है, तो एक को तो अच्छा बता दिया और दूसरे को बुरा बता दिया और बच्चे को नए स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, यानी युक्तिकरण कर दिया। अपना दोष नहीं देखेंगे कि हम टाइम पे फीस पे नहीं कर रहे थे, पीटीएम अटेंड नहीं कर रहे थे, या हमारे बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें नहीं देखी हमने, अपने फेलियर्स नहीं देखे और एक वस्तु को अच्छा बताकर एक को बुरा बता दिया। फिर नंबर 4 है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं तीनों लेवल्स में। प्रक्षेपण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अपने दोषों
और अपने अवगुणों और असफलताओं तथा दुर्बलताओं को, बात तो वही है युक्तिकरण वाली, दूसरों पर मढ़ दिया है यहाँ पर हमने कि नहीं नहीं मेरे से गलती नहीं हुई, इसने गलती की है। जैसे पागल अपने आप को ये कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। दुर्बलताओं को दूसरों पर आरोपित करना ही प्रक्षेपण कहलाता है। जैसे हम फेल हो गए तो हम क्या बताएंगे कि नहीं नहीं अध्यापक ने सही नहीं पढ़ाया था, अच्छी क्लासेस नहीं थी, इसके कारण हम फेल हो गए। यानी असफलता का दोष हम दूसरों पर डाल देते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये भी क्या है, ये रक्षा युक्ति भी, ये डिफेंस मैकेनिज्म भी हमें मानसिक रोगों से क्या है बचाने का प्रयास करती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन युक्तिकरण की तरह ही है। युक्तिकरण में एक चीज़ को अच्छा बताया जाता है, एक को बुरा बताया जाता है, और इसमें अपने जो गुण है, अवगुण है, और अपने जो दोष है, फेलियर्स है, उसको अपने पर न लेते हुए दूसरों पर डाल दिया जाता है। ऐसा तो लगभग समाज में हम करते ही है कि गलती मेरे से नहीं हुई, हम अपनी गलती मानते नहीं हैं, दूसरे की गलती दिखाते हैं। फिर आगे है रूपांतर। रूपांतर का मतलब होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है, ये अचेतन रूप से जुड़ा होता है, यानी अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है। मानसिक संघर्षों तथा तनाव का समाधान है वो शारीरिक लक्षणों के रूप में करते हैं। यानी मूड खराब है और उस वजह से क्या है हमारी फिजिकल फिटनेस भी बिगड़ गई। जैसे फॉर एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, परीक्षा से पहले विद्यार्थी का पेट खराब हो गया, तो ये फिजिकल पेट खराब होना ये फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ गया, और परीक्षा का बच्चे ने इतना स्ट्रेस मान लिया, इतना उसको डर हावी हो गया कि विद्यार्थी का जो है पेट खराब हो गया। चेहरे पर बेचैनी का होना, यानी दिमागी रूप से बच्चा परेशान है, और वो जो बेचैनी है बच्चे के चेहरे पर स्पष्ट नज़र आ रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जो मेंटली रूप से हमें जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, जो टेंशन है, वो क्या है फिजिकल रूप में बाहर निकल कर आती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको घुमा के देखते हुए देखने को मिलेंगे। आगे है नेक्स्ट है प्रतिक्रिया निर्माण यानी विपरीत रचना, रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें क्या है, वास्तव में विपरीत आचरण करने लगते हैं। यानी हमें गुस्सा आता है तो भी हम प्यार दिखाते हैं, अगर प्यार आया हुआ है तो गुस्सा दिखाएंगे। जैसे पड़ोसी के प्रति गुस्सा होने पर अगर वो पड़ोसी हमारे घर आता है तो उसको क्या है, उसको दबाकर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। व्यवहार परिवर्तन है, ये थोड़े समय के लिए होगा कि अरे आइए आप तो आते ही नहीं है घर पे कभी, अच्छा उसको चाय पानी पिलाएंगे, लेकिन उसे देख के हम राजी भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमारी समाज में बुराइयां करता है, हमारे जो नेगेटिव रोल्स है वो नेगेटिव बातें ज़्यादा करता रहता है, इसके कारण वो हमें पसंद नहीं है। लेकिन घर आया तो हमने क्या है रिएक्शन फॉर्मेशन कर दिया, उस गुस्से को दबाकर क्या है उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। ये होता है प्रतिक्रिया निर्माण, जो थोड़े समय के लिए होता है और विपरीत रचना होती है। फिर नेक्स्ट है उदात्तीकरण यानी सब्लिमेशन, इसे मार्गान्तीकरण भी बोला जाता है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि व्यवहार का परिवर्तन स्थायी भाव होता है। इसमें क्या है, कुछ समय के लिए हमने दिखावा किया पड़ोसी को देखकर, लेकिन जैसे ही पड़ोसी घर से बाहर गया उसके जाते ही हम क्या है गालियां देना शुरू कर देते हैं। उसी तरह इसमें क्या है व्यवहार का जो परिवर्तन हुआ स्थायी भाव होता है। इसमें क्या है व्यवहार का जो परिवर्तन है स्थायी भाव होता है। जैसे तुलसीदास के दोहे या कबीरदास के दोहे, इसमें मन के भाव है, मन की जो फीलिंग है उसको नियंत्रित करके समाज द्वारा जो स्वीकृत चीज़ें हैं उसमें रचनात्मक क्रियाओं के रूप में कार्य किया जाता है। व्यक्ति अपने मन के भावों को छिपा लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी का दिल टूट गया, कोई किसी से प्यार करता था तो ब्रेकअप हो गया, तो उसने क्या किया कि अपने जो मन के भाव है वो गज़लों में बाहर निकाल दिए, गज़ल लिख दी या कोई कहानी लिख दी, शायरी लिख दी। तो इस तरह से क्या है उसने क्या है व्यवहार का जो परिवर्तन है वो परमानेंट रूप से कर लिया कि नहीं ऐसे लफड़ों में अब की बार तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि जब दिल टूटता है ना तो फिर वो गज़लें हैं वो शायरी ही बाहर आती है और ये परिवर्तन स्थायी होता है। जैसे तुलसीदास के दोहे, और समाज उसे एक्सेप्ट भी करता है, उन चीज़ों को समाज द्वारा स्वीकृत होती है वो चीज़ें, और मन के भावों को कंट्रोल करके ऐसी चीज़ें लिखी जाती है। ठीक है, मन के भावों को छिपाया जाता है यहाँ, और उन भावों को गज़लों के माध्यम से, शायरी के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। इसे बोला जाता है सब्लिमेशन। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति
यानी कंपनसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, किसी एक फील्ड में, एक क्षेत्र में हम असफल रह गए, ठीक है, असफल रहने पर व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके क्या है, प्रथम क्षेत्र की क्षतिपूर्ति पूरी कर लेता है दूसरे क्षेत्र में। यानी पढ़ाई, जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ाई लिखाई में बच्चा कमज़ोर है तो उसने खेल में क्या है, अच्छा प्रदर्शन किया। छोटी लड़की का हील पहनना, ये आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोई छोटी लड़की है वो हील पहनकर चलती है तो वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कर रही है, तो वो कंपनसेशन, यानी अपनी क्षति की पूर्ति कर रही है। हाइट कम है इसके कारण उसने हील पहनी है। इसी तरह पढ़ाई लिखाई में बच्चा कमज़ोर है और तो वो खेल में अच्छा करता है, यानी एक फील्ड में हम कमज़ोर है लेकिन दूसरे फील्ड में हम अच्छा करते हैं, इसको बोला जाता है क्षतिपूर्ति। छोटी लड़की का हील पहनना बार बार रिपीट होता है, ये एग्जाम्पल कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति से जुड़ता है। नेक्स्ट है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म। एक स्थान का जो क्रोध है किसी दूसरे स्थान पर उतारा जाता है इसको, ठीक है, और ये गुस्सा भी वहीं उतारा जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है, गुस्सा उसी पर उतारा जाता है जो सह सकता है या दोबारा गुस्सा हमें नहीं दिलाता। कि क्या बात की जा रही है कि गुस्सा उसी पर उतार सकते हैं हम जो गुस्सा सहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि बॉस ने डांट दिया घर आकर, फिर घर आकर हमने क्या है, बच्चों को डांटा, तो बच्चे हमारे सामने नहीं बोलेंगे और हमारे गुस्से को सहन कर लेंगे। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है प्रतिस्थापन, ठीक है। और उसी तरह क्या है, जैसे इसके एक पूरा बड़ा एग्जाम्पल पूछा गया था सीटेट में, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। बॉस है जो किसी भी व्यक्ति का बॉस है, तो बॉस को क्या है, उसकी बीवी ने डांट दिया, तो बॉस जैसे ही ऑफिस में आया तो उसने अपने कर्मचारियों को डांट दिया। तो ऐसा बोला जाता है कि जो गुस्से का विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो लौट के क्या है, एक सर्कल में, यहाँ से चला है ना तो ये लौट के यहीं पर आ जाएगा, ऐसा सर्कल बनता है इसमें डिस्प्लेसमेंट में। तो बॉस की बीवी ने बॉस को डांटा, बॉस ने क्या है, ऑफिस में आकर अपने कर्मचारियों को डांटा, और कर्मचारी क्या है, घर जाकर अपने अपने क्या है, उसको बीवी को डांटते हैं, तो बीवी क्या है, अपने बच्चों को डांटती है, और जो बच्चे हैं वो बेचारे क्या है, कुछ कर नहीं सकते, तो उनके घर में एक पेट होता है जो कुत्ता होता है, तो उस कुत्ते को पीटते हैं, तो कुत्ता उदास होकर क्या है, एकदम से रोड पर निकल जाता है। तो उस रोड पर निकला वो कुत्ता क्या है, उसी ऑफिस का जो बॉस होता है वो ऑफिस के बॉस के आगे आ जाता है, जिसके कारण क्या है, उस जो ऑफिस का जो बॉस होता है उसको काफ़ी चोटें भी आ जाती है। तो ये वही बात होती है कि गुस्से की शुरुआत जहाँ से ऑफिस से हुई थी, ठीक है, उसने अपने कर्मचारियों को डांटा था, तो वो घूम फिर कर क्या है, वो गुस्सा उसी को भुगतना पड़ा, उसी जो बॉस है उसी के पास आ गया, क्योंकि गुस्से की शुरुआत वहीं से हुई थी। तो ऐसा कहना है कि गुस्से का प्रदर्शन, गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए हमें, ठीक है, कि किसी का गुस्सा किसी पर भी नहीं उतारना चाहिए, लेकिन वो घूम फिर के क्या है, एक समय ऐसा आएगा कि वो वापस हमारे पास आएगा और दुगनी स्पीड से आएगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसा एग्जाम्पल सीटेट में दिया गया था। और बताइए कि ये चीज़ किस चीज़ से जुड़ी हुई है, डिस्प्लेसमेंट, यानी एक स्थान का गुस्सा दूसरे स्थान पर उतारते हैं। तो कर्मचारी बॉस के सामने नहीं बोल सकते, उन्होंने घर पे आकर पत्नी पे उतारा, पत्नी क्या है, पति के सामने नहीं बोल सकती, आजकल उल्टा भी होता है कई केसेस में, तो उन्होंने बच्चे पर उतारा, बच्चे ने क्या है अपने छोटे भाई पर उतारा, छोटे भाई ने क्या है कुत्ते पर उतारा, और वो कुत्ता क्या है उस ऑफिस के बॉस के एक्सीडेंट का कारण बन गया, जिसके कारण क्या है, ये गुस्सा जहाँ से आया था, जहाँ से उत्पन्न हुआ था, वो लौटकर वहीं चला गया। तो ये एक सबसे बड़ी लाइफ में सीख भी है कि गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए, ये नहीं कि गलती किसी की है और भुगत कोई रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 13 है पृथक्करण यानी प्रत्याहार, इसे विड्रावल भी बोला जाता है। इसमें क्या है, व्यक्ति कोई भी कंडीशन से पलायन करता है, भाग जाना चाहता है, जैसे भगनाशा होती है, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की थी। भगनाशा होती है, एक कुंठा होती है, एंजाइटी,
जिस बार बार अगर हम असफल होते हैं तो उस चीज़ को करना हम बंद कर देते हैं। इसी तरह इसमें है कि इस मनोरचना में क्या है, व्यक्ति क्या है, जो पर्सन है, झगड़े की स्थिति से स्वयं को अलग कर लेगा, दूर हो जाएगा, यानी पलायन कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लासमेट्स बार बार तंग कर रहा है तो वो बच्चा क्या है, पीजी में रहता है तो कमरे को चेंज कर लेगा, कमरे को बदल लेगा। फिर क्या है, बॉस के बार बार डांटने पर नौकरी बदल लेते हैं कि ये बॉस तो बहुत ज़्यादा डांटता है, और क्या है, फिर हम पलायन कर लेते हैं, अप्रिय स्थिति से स्वयं को दूर कर लेते हैं हम। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, बार बार क्या है, हमें मानसिक रोगों में घेरने को मजबूर करती है, तो उस चीज़ में कोई भी नहीं रहना चाहता, पलायन कर लेते हैं। बार बार टॉर्चर क्या है, ये एक तरह का टॉर्चर होता है जिसको कोई भी सहन नहीं कर सकता। अपराधी व्यक्ति से रिश्ता तोड़ लेना या संबंध तोड़ लेना, जिसी तरह बार बार कोई अपराध करता है तो क्या है, हम उसको एक दो बार तो समझा देंगे, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा तो क्या है, उस अपराधी व्यक्ति से रिश्ता तोड़ लिया जाता है। नेक्स्ट है, लास्ट है ये 14, कल्पना परवाह यानी दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग को इसे बोला जाता है फंटेसी, यानी मन तरंग की ऐसी कोई लहर उठती है व्यक्ति में तो उसको पूरा वो करना ही करना चाहेगा। जैसे कल्पना के माध्यम से कि किसी के मन में आ गया कि मेरे को गाड़ी लेनी है, पैसे है ही नहीं उसके पास, तो इच्छाओं की पूर्ति कर लेगा वो मन की जब डे ड्रीमिंग देखना शुरू कर देगा कि मेरे पास एक अच्छी सी गाड़ी है, मैं उस गाड़ी से ऑफिस जा रहा हूँ, और जागृत अवस्था में क्या है, अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेगा। जैसे एक शेख चिल्ली का काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, तो शेख चिल्ली के पास एक मुर्गी होती थी, तो मुर्गी ने क्या है 4-5 अंडे दिए, तो शेख चिल्ली के मन में क्या है, लालच आ गया, और वो डे ड्रीम देखने लगा कि एक दिन इन 4-5 अंडों से मुर्गियाँ निकलेगी, वो मुर्गियाँ एक दिन हमें बहुत सारे अंडे देगी, वो बहुत सारे अंडे फिर क्या है, उनसे और मुर्गियाँ निकलेगी, फिर बहुत सारे अंडे क्या है मैं बाज़ार में बेच आऊँगा। ऐसा सोचकर वो कल्पना कर रहा था, लेकिन जो टोकरी उसके सर पे रखी हुई थी जिसमें 4-5 अंडे थे, उसको ठोकर लगती है और वो टोकरी गिरकर नीचे वो अंडे हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। इसी तरह उसका जो शेख चिल्ली का जो सपना होता है वो टूट जाता है, वो क्योंकि वो कल्पना के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, इतने सारे अंडे बेचूंगा, ये हो जाएगा, मेरे पास बंगला, गाड़ी, सारी चीज़ें आ जाएगी। तो इस तरह कल्पनाओं में नहीं जीना चाहिए। डे ड्रीमिंग देखना अच्छा है, लेकिन एक सीमा तक। ये मानसिक रोगों से बचाव की युक्ति है, लेकिन डे ड्रीमिंग करते करते ऐसा भी नहीं कर लेना कि इतनी डे ड्रीमिंग कर ली कि फिर वो वही क्या है हमारे लिए घातक सिद्ध हो गई। तो कल्पना के माध्यम से एक दो इच्छा की पूर्ति कर लेना ठीक है, जो क्या है हमारे हाथ में नहीं होती। जागृत अवस्था में कर ली कोई बात नहीं, लेकिन इतनी भी क्या है कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए कि हम जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उससे क्या है कनेक्टिविटी खो दे। इतना भी नहीं होना चाहिए जिस तरह शेख चिल्ली के साथ हुआ था। क्या याद रखोगे? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन याद रखना है, सब्लिमेशन याद रखना है। ये सारी की सारी जो 14 टर्म है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और ध्यान से सुना होगा। अगर इनको जो है पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी, लेकिन एक बार आप वीडियो ज़रूर देख लेना, सुन लेना, क्योंकि एग्जाम्पल्स पीडीएफ में नहीं होते और ये एग्जाम्पल्स ही हमें समझ में दिलाते हैं कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ पूछी जा रही है बिना एग्जाम्पल के। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ कल्पना परवाह वाला है, यहाँ मैंने शेख चिल्ली का एग्जाम्पल ओरली बताया है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, तो ठीक है आप पीडीएफ पढ़ लेंगे, लेकिन क्या है फिर जब जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये सारी चीज़ें एक जैसी लगेगी। सब्लिमेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, ठीक है, दमन, समन, ये सारी चीज़ें सेम लगेगी। अगर आप एग्जाम्पल याद नहीं रखेंगे तो आप वीडियो ज़रूर ले। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों लेवल्स और सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं इसी तरह हर रोज़ रात 8 बजे साइकोलॉजी की क्लासेस के साथ।